सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। और जो हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। रिब्स और फोर लिम्स के बारे में आज अपन बात करते हैं और इसका एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये देखिए आप, ह्यूमन स्केलेटन, और ये हमारी बोन है, बोन्स ऑफ द हैंड। ह्यूमरस है बेटा ये वाली बोन, ये रेडियस से नीचे वाली बोन, ये ऊपर वाली अल्ना है, ये कलाई वाली कार्पल है, और ये मेटाकार्पल्स हैं, और ये फेलेंजेज है। ये पूरा हमारा फोर हैंड का लेखा जोखा है। ह्यूमरस एक ही है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। इसकी काउंटिंग भी आपको बता देता हूँ मैं, ताकि आपको जो ह्यूमरस बोन होती हैं ये वन है, रेडियस और अल्ना ये भी वन वन है, और जो कार्पल है ये नीचे वाली रेडियस होती है, ऊपर वाली अल्ना होती है। ये जो कार्पल है ये 8 होती है, फेलेंजेज मेटाकार्पल 5 है, और फेलेंजेस जो है वो 3 + 3 + 3 + 3 तो 14 होती हैं। ये लेग है हमारा, लोअर बोन्स ऑफ द लेग, ये फीमर है। और ये टीबिया और फिबुला, फिबुला देखिए आप पतली वाली बोन है। और नीचे टार्सल है, एडी वाली बोन, ये मेटाटार्सल्स हैं, और ये फेलेंजेज है। क्लियर है क्या बच्चों? और ये पटेला है, पटेला मतलब जो हमारा घुटना है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, नी कैप। गर्डल बोन्स हैं, कंधे वाली, पेक्टोरल, हिप वाली, पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है। आई थिंक सो दैट क्लियर इन योर ब्रेन। पेक्टोरल गर्डल के अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं ये हाईलाइट किया हुआ, देखो डायग्राम। पीछे पूरा आपका जो रिब्स है उसको कवर किया हुआ, सपोर्ट दिया हुआ, इसके पुला बोलते हैं इसको। और ये क्लेविकल है, कोलर बोन बोलते हैं इसको, क्लेविकल को कोलर बोन कहा जाता है। ये जॉइंट्स हैं इसके, ये स्पाइन होता है यहाँ पर, एक्रोमिन प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये ग्लिनोइड कैविटी है जहाँ पर ह्यूमरस का जो हेड है उसका मूवमेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर है क्या बच्चों? ये एक्रोमिनियन प्रोसेस है, ये क्लेविकल बोन है, एक्रोमिनो क्लेविकुलर ज्वाइंट, यहाँ पर भी ज्वाइंट है ये सांध वाला स्टर्नम वाला पार्ट है हमारा। और ये इस तरह से जो है आप ये देखिए, ये मूवमेंट आता है बोन्स का। अब एक बार रिपीट करवाता हूँ मैं आपको इसको, एक बार देखिए वापस से, कि जब हम इस तरह से थ्रो करते हैं तो किस तरह का मूवमेंट होता है। एक्रोमिनियन प्रोसेस, क्लेविकल, और ये जो ज्वाइंट्स है जहाँ पर कंधा है हमारा, एक्रोमिनो क्लेविकुलर ज्वाइंट्स हैं, ये हमारा स्टर्नम है। और इस स्टर्नम से ये देखिए आप, ये मूवमेंट, ये हमने ये इस तरह से बोल सकते हैं, तो ये मूवमेंट आता है। ये पेल्विक गर्डल है, हिप बोन वाली, इसमें 3 बोन्स होती हैं, प्यूबिस, इस्चियम, अभी बताएंगे आप, है ना बेटा। ये देखिए आप, ये इलियम बोन है ऊपर वाली, ये इस्चियम है, और ये प्यूबिस है। ये 3 बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये पेल्विक गर्डल के बोन्स के नाम हैं। ये एस्टाबुलम होता है, जो कैविटी होती है जहां पर की जो फीमर है उसका हेड यहाँ फिक्स होता है, एस्टाबुलम पर। ये सैक्रम प्रोसेस, जो हमारा जो वर्टिबल कॉलम है, उस वर्टिबल कॉलम का जो बैक पार्ट है, ये दोनों प्यूबिक सिम्फाइसिस है, मतलब दोनों बोन जुड़ी हुई है हिप के वाले पॉइंट पर। ये पूरा जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है उसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह फिट होते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को भी दिखाया आपको पेल्विक गडल के अंदर। ये फीमेल की पेल्विस है, मेल की पेल्विस है, इसलिए जो फीमेल का जो पेल्विक वाला पार्ट है वो ब्रॉड होता है, उनकी जो बोन्स है वो बड़ी होती हैं। लंग्स है, हार्ट है, वो हमारे जो रिब केज है उसके अंदर बंद है। ये जॉइंट है बेटा, जो बोन, कार्टिलेज और एस्टाबुलम। ये देखिए आप, फुटबॉल के अंदर आप किस तरह से प्रेशर आता है, तो हमारी जो बोन्स जो है वो किस तरह से वर्क करती है, वो मूवमेंट दिया है कि ये देखिए आप प्रेशर, ये नी पे प्रेशर आता है यहाँ पर।
इसी से परफेक्शन होता है वो कितनी दूर तक जाएगी, न ट्रिक अपनानी पड़ती है। और प्रेशर किस तरह जनरेट किया जाता है नी वाले पार्ट पर, जो हाईलाइट किया जा रहा है उसे दिखाते हैं आपके सामने। ये हमारा पूरा कंप्लीटली ये जॉइंट्स है। अब जब अपन जॉइंट्स की बात करते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजन जॉइंट, साइनोवाइल जॉइंट, 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। 101% एक क्वेश्चन नीट में जॉइंट से हर साल आता है। ये फाइब्रस जॉइंट जो स्कल में होते हैं, जो ब्रेन है हमारे, उसके जो बोन्स हैं, जिस अपन जॉइंट को स्यूचर बोलते हैं, उनको फाइब्रस जॉइंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? ये देखिए आप, जॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, बिल्कुल लाइन बनी हुई है बीच में, और इतने मजबूत होते हैं वो, बिल्कुल फेविकोल का जोड़ है मतलब। ये कार्टिलेज, हाँ ये कार्टिलेज जॉइंट है। जो वर्टिब्री ना अपन है, जो वर्टिब्रीज हैं, ये कार्टिलेज है बीच में, डिस्क का काम करती है ये वर्टिब्रीज है, जिन्हें अपन वर्टिब्रा भी बोलते हैं। ये साइनोवाइल जॉइंट हमारा घुटने वाला जॉइंट है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे साइनोवाइल फ्लूइड बोलते हैं। ये साइनोवाइल फ्लूइड भरा हुआ है, एक ग्रीस का काम करता है एक तरह से। ये साइकिल की चेन में अपन ऑयल डाल देते हैं ना, ये बोन दोनों के बीच में गैप होता है, इसलिए अपने घुटने आराम से मुड़ जाते हैं आगे पीछे। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, टाइप्स ऑफ द साइनोवाइल जॉइंट। इस तरह बॉल घूम रही है आप देखिए सॉकेट के अंदर। ह्यूमरस स्केपुला और एस्टाबुलम, ये हिंज जॉइंट है कोहनी वाला, ये अल्ना और ह्यूमरस के बीच में। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है। ये पायोड जॉइंट है, जो हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जो गर्दन हिलाते, जैसे गर्दन हिलाते हैं ना अपन, वो उसमें। ये ग्लाइडिंग जॉइंट है क्लाई वाला, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। ये सडल जॉइंट है, कार्पल और मेटाकार्पल के सेंटर में जो सडल जॉइंट है, इस तरह से मूवमेंट होता है, क्लाई वाला मूवमेंट। बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, बहुत ही परफेक्ट एनिमेशन है। मसल्स और बोन्स का स्ट्रक्चर, हाफ में मसल डाली हुई है, हाफ में बोन्स को रेगुलेट किया हुआ है। मेरे हिसाब से आपके ब्रेन में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ये नर्व सेल है, मसल से, तीनों मिलकर के डिस्टेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन, यदि ये प्रॉपर नहीं होता है बच्चों, तो फिर हमको, ये माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, प्रॉपर इसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काम नहीं कर रहा, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नॉर्मल हेल्दी मस्कुलर, मसल्स और नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ब्रेन से नर्व फाइबर स्पाइनल कोड से मैसेज आ रहा है, देखिए आप इस तरह से। ये मसल्स स्पाज्म, स्पाज्म मतलब यहाँ स्वेलिंग आ गई मसल्स के अंदर। ये देखिए आप, घुटने का अर्थराइटिस हो, घुटनों का दर्द, लाइलाज बीमारी। तो मूवमेंट यहाँ, ये वॉन्ड कार्टलेज, कार्टलेज यहाँ की जो है रप्चर हो जाती है, गिर गई महिला है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस, 50 साल की उम्र के बाद फीमेल में यदि फ्रैक्चर होता है तो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स डिस्ट्रॉयड हो गई। ये नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल बिलो नॉर्मल, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन लेवल कम होने लग जाता है तो बोन वीक हो जाती है। ये गाउट डिजीज है, जो यूरिक एसिड से होती है, स्वेलिंग आ जाती है हमारी फिंगर्स में, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बोन्स में जमा हो जाते हैं आप देखिए, तो काफी एड़ियां दर्द करती है, उंगलियां दर्द करती है। हाँ बेटा। देखिए आप, दो रीजन है पैर की। कभी कभी होता क्या है कि हम जो शूज पहनते हैं ना, स्पोर्ट्स शूज, तो उसका कंसेप्ट एक तो यह है कि स्पोर्ट्स शूज आपको एक नंबर बड़ा पहनना चाहिए। यदि आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे जो पैर हैं, लोअर जो है वहाँ पर बढ़ जाता है, और बढ़ने से पैर में हल्की सी स्वेलिंग आती है। और शूज यदि आपने टाइट पहने हुए हैं तो फिर वो एक तो रेडनेस आ जाती है और वहाँ पर पेन होता है। ये तो जनरल वो है आपका फिनोमिनन, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो वर्क है वो किस तरह का है। मान लीजिए हम ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, 10 से 12 घंटे शूज पहन के रखते हैं, तो अब भी हमारे जो लोअर लिम्स हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो किसी भी चीज को बार बार टच करने से वहां पर यदि प्रेशर बढ़ता है तो स्वेलिंग आती है। तो एक रीजन ये। दूसरा रीजन है, यदि हमारी बॉडी के अंदर मायोग्लोबुलिन कम है, मतलब एक टाइप का हीमोग्लोबिन ही है,
तो मसल्स के अंदर वर्किंग प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। सर्दियों के दिनों में क्योंकि टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का वो फ्लक्चुएट होता है, काफ़ी कम हो जाता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमको वार्म अप करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अब सर्दियाँ चालू होने वाली है, तो डेली 20 मिनट या आधा घंटा आप हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। रनिंग है, जंपिंग है, रस्सी कूदना है, कुछ योगाज हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बॉडी की फिजियोलॉजी की वर्किंग बताई। अब मान लीजिए कोई हमारी बॉडी में डिफिशियंसी है, तो वो डिफिशियंसी डिजीज, मान लो कैल्शियम कम है, अब हमने दूध भी पी रहे हैं हम, या कैल्शियम वाली चीज़ें भी हम खा रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है। विटामिन डी का अल्टीमेटली सोर्स सन है, सूरज है। अब आपको डेली 20 मिनट या 30 मिनट जो है वो धूप में बैठना पड़ेगा या धूप में वर्क करना पड़ेगा, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बोन भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं। कुछ रीजन हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड हैं, ब्लड है, लिम्फ है, सीरम है, उनके अंदर यदि कोई डिफिशियंसी है तो हो जाते हैं। बाकी 16, 17, 18 साल के बच्चे यदि नॉर्मल डाइट लेता है, तो बच्चा क्या करता है, जो इस उम्र का बच्चा होता है ना, ये फ्रूट्स पर कम ध्यान देता है। हाँ, एक तो हरी सब्जियां नहीं खाता, ये हर घर की प्रॉब्लम है। सबको, किसी को आलू पसंद है, कोई अचार खा लेता है, कोई वो हॉट डॉग मंगा लेता है, कोई बर्गर मंगा लेता है, कोई मैगी खा लेता है। तो ये आज की जो जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, ये और इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, आप अपना इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाइए, किसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके साथ। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरे सब्जियां होती हैं घर के अंदर, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, वो बहुत सारी खानी चाहिए। और फ्रूट्स को भी अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट आते हैं, जो भी आपको पसंद है, बनाना है, इधर से अनार है, एप्पल है, मौसमी है, पपीता है। लेकिन आजकल के बच्चों के नखरे बहुत हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, अच्छा लगे या बुरा, कुछ कुछ फ्रूट्स कभी कभी खा लो, रोज नहीं खा सकते हो। रोज इतने पैसे कहाँ से खर्च करें सर? कोई बात नहीं, सप्ताह में 2 बार खा लो। एक बर्गर के रेट में तो बहुत फ्रूट आ ही जाते हैं। बर्गर कौन सस्ता आता है आपका? वही 50, 60, 70 रुपये का आता है। ठीक बात है ना बच्चों? तो अदिति जी, ऐसी प्रॉब्लम होती है क्या सर्दी में आपके? नंदन, क्या क्या होता है नंदनी जी? अच्छा, एलर्जी है मतलब आपको? हाँ, सर्दी से एलर्जी है आपको, है ना। तो उसके लिए, आपके लिए मैं तो ऐसे बिना मेडिसिन के इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। एक तो शाम के टाइम पर जब हैं, फ्री रहें, कुछ रहें, तो गुनगुने पानी में अपने पैर को डाल लें 15 से 20 मिनट। ठीक है? गुनगुना पानी जानते हो ना? मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो उससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ जाएगा, और थोड़ी देर हाथ भी रख लें। और एक वेस्लिन का प्रयोग करें आप। मतलब वेस्लिन जो आती है ना, जो कोई भी, जो वेस्लिन किसी भी टाइप की, हाथों पर और पैर की उंगलियों पर ऐसा करके देखें, क्योंकि एलर्जी, हाँ, तो ये जो एलर्जिक होती है ना, सर्दियों से एलर्जी हो जाती है, तो उसमें मैक्सिमम जो बॉडी लोशंस आते हैं, तो उन बॉडी लोशन का यूज करें। और जो साबुन हम नहाने के लिए यूज करते हैं, तो आपको पूरी बॉडी पर डेली पूरा साबुन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे आर्म पिट्स हैं, पेल्विक पार्ट है, जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, वहीं पर यूज करें। पूरे बॉडी पर रोज जो है वो कास्टिक ना लगाएं एक्चुअली में। और कोशिश करें जेल वाला जो साबुन आता है, जैसे मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, पियर्स वगैरह टाइप जो आते हैं जिसमें जेल होता है ना, उनका यूज करें।
और पूरी बॉडी पे लोशन जरूर लगाएं, जो बॉडी लोशन किसी भी कंपनी का कैसा भी हो। और खोपरे का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है, पर आजकल बच्चे वो तेल वेल लगाते नहीं है। है ना, एक बार ट्राई करके देखें। बेस्ट तो है कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल का कोई मुकाबला नहीं। चेहरे पे मत लगाओ, चेहरे पे आप लोशन लगा लो कोई भी, बाकी जो बॉडी है पूरी, उस कंप्लीट बॉडी पर आप जो कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट जो ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं खरीदना, जो सिंपल कोकोनट ऑयल है, जो यदि आपको कहीं देसी मिल जाए, मतलब कोई निकाल के दे देता है, जैसे आजकल बहुत सारी जगह पर घानी वगैरह होती है, तो वहाँ 2-3 किलो ले जाओ खोपरा जो आता है ना, सूखा हुआ खोपरा, खोपरे गोले जो आते हैं चटक वाले, और उससे कहते भाई हम हमको इसका जो कोकोनट ऑयल निकाल दे, तो वो जितना निकलेगा पूरा लेके आ जाओ, बाकी इसका उसका जो बूरा वूरा निकलता है वो भी ले आओ, जो आगे प्रसाद में काम आ जाएगा। मार्केट में नहीं मिलता खोपरे का बूरा, प्रसाद में काम आता है। तो ये भी कर सकते हैं आप, मतलब ये उसमें तो 100% ऑथेंटिसिटी है। वो एक ही बार करना, 3-4 महीने निकल जाएंगे आपके आराम से। 1 किलो भी ऑयल आ गया तो खूब है वो तो विटामिन B12 होता है सोयाबीन का, जितने भी पल्स से दालें हैं उनमें होता है। हाँ, नहीं होता हो तो सोयाबीन ऑयल, वो भी एक ऑयल है, रिफाइंड ऑयल आता है आजकल तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए तो फिर आपको आर्टिफिशियली कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी। A to Z आती है, बी का सूल्स आते हैं। यदि ऐसा है तो एक उसके साइड इफेक्ट तो है नहीं। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले एक गोली खा लो, 15 दिन तक, 1 महीने तक। मल्टीविटामिन्स की टेबलेट्स आती है मार्केट में काफ़ी। और आजकल तो आप यदि पैसे से दवाई खरीदते हो, मतलब पैसे से खरीदते हैं दवाई तो, लेकिन आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसी चल रही है, जैसे भामाशाह है, चिरंजीवी है, RGHS है। मान लो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो पैसे लगते नहीं। और यदि आपको पैसे देने पड़े तो आप मेडिसिन लेके आओ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से। हर शहर में है ये। आप नेट पे सर्च कर लो, टीवी पे ऐड भी आता है। वहां पर नॉर्मल मेडिकल स्टोर पर जो 100 रुपए की दवाई मिलेगी, वो सेम 20 रुपए मिलेगी आपको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर। इतना डिफरेंस है। क्लियर है ना बच्चों?